बच्चों आज हम पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 में। अगला जो चैप्टर हमारा साड़ी इस पे कर चुके हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तो फिर से एक बार इस पे डिस्कस होगा कि साड़ी क्या है। तो साड़ी भी आवलियों का दूसरा रूप है, बस इसके सिंबल में अंतर होता है। और साड़ी का जो प्रयोग हुआ वो युगपत समीकरणों के हल के लिए हुआ। तो हम आगे आपको बताते हैं। तो हमारा चैप्टर है आपका साड़ी, डिटरमिनेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि आव्यू क्या था, आव्यू का सिंबल बताया गया था कि ये होता है क्लोज ब्रैकेट। और साड़ी के आज से साड़ी की शुरू हो रही है। साड़ी का जो सिंबल है ओपन, दो लाइनें मार्ग की तरह, दो लाइनों के बीच में जो भी अवयव रखे जाएंगे। तो इसका मुख्य प्रयोग हमारा आया था इसके लिए युगपत समीकरण हल करने के लिए। तो देख लीजिए आव्यूह का ये है सिंबल और साड़ी का ये आव्यूह आपने पीछे पढ़ लिया था। तो आज हमको साड़ी पर डिस्कशन करना है। अब साड़ी में हमारा दो तरीके के साड़ी में दो नियम है, दो तरीके के साड़ी में अंक रख के हम उसका विस्तार कर सकते हैं। पहला है द्वितीय कोटि का साड़ी। साड़ी में फर्स्ट है द्वितीय कोटि का साड़ी, द्वितीय कोटि के साड़ी। द्वितीय कोटि का साड़ी का मतलब है कि अगर कोई ऐसा साड़ी जो 2 गुणे 2 का हो, यानी कॉलम में भी, मतलब आपका पंक्ति और स्तंभ, कॉलम और रो में केवल दो अंक ही लिखे हो, जैसे A1, B1, A2, B2, ये हमारे हो गए द्वितीय कोटि के साड़ी। हमने आपको बताया था कि पंक्तियां क्या है, स्तंभ क्या है। आपको पता है कि ये A1, A2 इस लाइन में एक कॉलम है C1, मतलब पहला स्तंभ। B1, B2 क्या है, C2 दूसरा स्तंभ। और ये हमारा सामने A1, B1, R1 है, पहला रो यानी पंक्ति, और ये दूसरी रो है। एक बार दोबारा रिवाइज हो रहा है क्योंकि आपको ये सब बताया गया है पंक्तियां क्या, स्तंभ क्या है। तो हमारा ये द्वितीय कोटि का साड़ी है। अब अगर हमें द्वितीय कोटि का साड़ी के बारे में पता चले तो मिटा दे रहे हैं कॉलम और रो। आपको ये चीजें पता थी, एक बार दोबारा बता दिया गया कि कॉलम क्या है, रो क्या है। द्वितीय कोटि की साड़ी के बाद हमें जानना है कि इसका विस्तार कैसे करते हैं। द्वितीय कोटि का साड़ी का विस्तार करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि साड़ी में 2 विकर्ण होते हैं। एक होता है पहला विकर्ण या अग्रज विकर्ण इसको कहें, और एक है ये दूसरा विकर्ण हमारा ये, ठीक। लेकिन पहले विकर्ण का ही यूज साड़ी में शुरू करते समय करते हैं, और जिसको हम मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण कौन सा है, A1, B2 वाला जो ये विकर्ण है, ये हमारा मुख्य विकर्ण है। और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना या विस्तार करना क्वेश्चन का। तो दूसरे विकर्ण का पहले प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी गलती से, पहले ही विकर्ण से शुरू करेंगे सॉल्व करना। और विस्तार करते समय इसका बहुत ध्यान देंगे कि नियम पे ही चलना है। तो हमारा पहला विकर्ण क्या है, A1, B2, या इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं। साड़ी का विस्तार करते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी A1 का B2 में गुणा होगा तो A1, B2, और घटाते हैं, नियम कैसा है तो B1, A2, B1, A2। ये हमारा द्वितीय कोटि के साड़ी का विस्तार करने का नियम है। फिर इसी में आता है अगला तृतीय कोटि का साड़ी। तृतीय कोटि के साड़ी, तृतीय कोटि के साड़ी, तृतीय कोटि के साड़ी का मतलब कि साड़ी में ही अब 3 अंक रखे जाए, A1, B1, C1, A2, B2, C2, और A3, B3, C3। ये हमारा
तृतीय कोटि का सारणिक होगा, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ हमने आपको बताया, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ठीक, अब हमें तृतीय कोटि के सारणिक के बारे में पता चला और तृतीय कोटि के सारणिक का भी विस्तार किया जाता है। इसको करने का नियम क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी भी ये जो चलता है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, फिर यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, इसी सीरियल से हमारा चलते रहते हैं। प्लस, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन हमें अभी अगर विस्तार करना है तो सिर्फ पहले ही पंक्ति का सिंबल की जरूरत पड़ेगी, यानी पहली ही पंक्ति की जो हमारे चिन्ह है उन्हीं का यूज करना होगा। अब इसका यूज कहाँ आएगा भी आपको देखने को मिलेगा। मुख्य विकर्ण से ही काम शुरू होगा और कभी भी पूरा करते समय ध्यान देंगे कि सबसे पहले पहली पंक्ति में गया जो अवयव है, सदस्य एलिमेंट हमारा A1, उसको उठाते हैं विस्तार करते समय A1। और कैसे सिंबल उठाया जाएगा, प्लस इसके ऊपर लगा हुआ है तो पॉइंट, और बेटा इसे भी गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे, आपका ये यहाँ से इस पंक्ति का उठाए हैं, इसको छोड़ देंगे, यानी पहली स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़कर जो अवयव बच रहे हैं उनका गुणा, यानी B2 माइनस C3 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सॉरी, आपका यहाँ से गुणा होगा B2 C3 और माइनस, अब इसका इसमें गुणा, यानी C2 B3। ठीक, अब फिर उसके बाद दूसरा अवयव उठाएंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव क्या है, B1। तो B1 के पास कैसा सिंबल है, निगेटिव, तो इसलिए माइनस B1 के साथ उठाकर यहाँ गुणा कराते हैं। अब जिस स्तंभ को उठाएंगे उस स्तंभ को और जिस पंक्ति का अवयव है उसको छोड़ देंगे, यानी ये पंक्ति और बीच वाला स्तंभ छोड़ेंगे, हमारा A2 C2 बच रहा है और A3 C3 बच रहा है। तो हम इसका तेज गुणा करेंगे, A2 C3 कर सकते हैं, A2 C3 माइनस C2 A3, C2 A3, और ये सिंबल में ध्यान देंगे। फिर लास्ट हमारा क्या है, C1, इसी लाइन को उठाते चलेंगे तो प्लस में है, यानी प्लस C1 और ब्रैकेट में अब फिर वही काम, इस पंक्ति और इस स्तंभ के सारे अवयव को छोड़ देंगे तो बचेगा A2 B2 और A3 B3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी A2 B3 माइनस B2 A3। ये हमारा हो गया तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से सुनिए। इसी को अगर आप चाहिए तो और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया है, एक बार मैं दोबारा इसी को रिवाइज कर रहा हूँ। सारी चीजें वही हैं। तृतीय कोटि के सारणिक को तोड़ने का सिंपल सा तरीका है, तो ध्यान देना है आपको। क्या करना है, सारी चीजें वही है। एक बार और दूसरे नियम से और आसान विधि से चाहिए जिसको कर सकते हैं। पहला वही A1 को उठाना है और इसके बाद सारणिक में लिख लेना है हमारा जो बच रहा है। A1 वाली पंक्ति, A1 वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो B2 C2 B3 C3 बच रहा है। लिख लीजिए B2 C2 B3 C3। ठीक, सारणिक में रख के फिर A1 के बाद B1 उठाना है, जो माइनस में है तो माइनस B1। सारी चीजें वही आएंगी, थोड़ा ये और अच्छी तरह समझ में आएगा। B1 के पंक्ति का भी सारा अवयव छोड़ना है और स्तंभ का भी, तो ये पूरा स्तंभ छोड़ा गया, ये पूरी पंक्ति छोड़ेगी। A2 C2 बचा, A2 C2 और A3 C3, ये हमारा बच गया। और फिर हमारा लास्ट क्या है, प्लस में C1 को उठाएंगे और सारणिक में हमारे पास क्या क्या मिलेगा। C1 को उठाने के बाद हम इसकी स्तंभ की सारी चीजों को और पंक्ति को छोड़ेंगे तो A2 B2 और A3 B3 हमारे पास मिल जाएगा।
ठीक, अब इसी को हमने ऊपर आपको विस्तार बताया है, कोट के साड़ी को हल करते जाएंगे। तो A1 और ब्रैकेट में B2C3 माइनस C2B3 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस B1, यहाँ ब्रैकेट में A2C3 माइनस C2A3 और इसके बाद लास्ट हमारा प्लस C1, इसके बाद A2B3 माइनस B2A3। ये हमारा तरीका। अभी इससे पहले भी जो मैंने बताया था वो यही लाइन है। सिर्फ क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा और आसान करने के लिए आपको यही ध्यान देना है कि जो भी अवयव उठाया जाएगा उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़कर बाकी अवयव को सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के लिख देना है, जिस तरह विस्तार करते हैं द्वितीय कोटि। तो साड़ी का आरंभ यही से हुआ कि द्वितीय कोटि को कैसे, द्वितीय कोटि का कैसे, और इसी प्रकार हम आगे चलते रहते हैं। अब आगे हमारा आ गया साड़ी का विस्तार, ये हमारा नियम हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे आपको ध्यान दीजिए, इसी समय एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं हम, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल ध्यान दें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आसान है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। अब जैसे इस पर एग्जाम्पल लेना हो, आपको कोई भी एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया जाए कि साड़ी तीन चार माइनस 5 6 का विस्तार कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो आपको विस्तार करने का मतलब है कि हल करते समय क्या ध्यान देंगे, हल में हमें पता है द्वितीय कोटि के साड़ी का विस्तार कैसे करते हैं। आपका लिख लेंगे 3 4 ऋण 5 और 6। इसका विस्तार करने के लिए क्या करना है, मुख्य विकर्ण का पहले गुणा, तो 6 त्रिक 18 और ऋण बीच में लगता है 5 और 20 माइनस 20 हो गया है ऋण 20, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 और ऋण धन हो गया 20, यानी यहाँ हमारा 38 आ गया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो द्वितीय कोटि की साड़ी का जब विस्तार करना होगा तो इसी तरह किया जाए। फिर अगला इसी में तृतीय कोटि का कोई साड़ी दे दे, उसका विस्तार करने के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं। तृतीय कोटि के यही मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। साड़ी 3 4 5 2 1 3 और मान लीजिए 3 1 4 का विस्तार कीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, सीधा नियम पे चलना। अभी हमने बताया था कि तृतीय कोटि के साड़ी का विस्तार कैसे करते हैं। चलिए आप आइए देखते हैं इसका विस्तार क्या आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को लिखना है। 3 को लिखने के बाद गुणा में पंक्ति को 3 वाली और पूरे स्तंभ को छोड़ना है, तो हमारे पास मिलेगा 1 3 1 4। तो 1 का 4 में गुणा यानी 4 हो जाएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 को उठाया गया, इंटू में 1 1 4 जा 4 यहाँ और 3 1 जा 3। फिर ये बनाया गया प्लस के बाद फिर यहाँ माइनस में आता है -4 कहेंगे। अब 4 उठाने वाला है, उठाया गया तो इस पंक्ति के सारे अवयवों को और इस स्तंभ के सारे अवयवों को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 3 4। दिमाग में चीज होनी चाहिए, 2 3 3 4। तो 2 का 4 में गुणा 8 हो जाएगा, 3 में गुणा ऋण करके 9 हो जाएगा और लास्ट हमारा धन 5 करेंगे। तो 5 उठाने के बाद हमारे पास इस स्तंभ के सारे अवयवों को छोड़ना और इस पंक्ति के सारे अवयवों को
तो 2 1 बच रहा और 3 1, तो 2 का 1 में गुणा 2 होता है और माइनस 3 का 1 में गुणा 3 होता है। अब हमें इसी को हल कर लेना है। तो 3 गुणे 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, ऋण 4 गुणे 8 में से 9 गया, ऋण 1 आएगा और धन 5 गुणे यहाँ पे ऋण 1। इसी को हल करने में हमारा 3 में 1 का गुणा 3, 4 में 1 ऋण 1 का गुणा धन 4 और धन 5 में ऋण 1 का गुणा ऋण 5, तो 4 3 7 ऋण 5 बराबर कितने क्या है, यही हमारा ठीक। तृतीय कोण की सारणी का विस्तार इसी तरह किया जाता है। बाकी अब इसी में हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे, मिसाल करना है, तो मुझे तो लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम्पल देख लेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगी पर्सनली क्वेश्चन लगाएंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको बताया जाएगा। फिर इसी में मान लीजिए क्वेश्चन बनता है किसी दूसरे नियम का कि मान लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करनी है। जैसे दे दीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एग्जाम्पल है जिसमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन यही दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 में ले लीजिए इसको, यदि सारणी में लिखा गया है 3x और बराबर दिया है सारणी में ही 3 2 4 1, 3 2 4 1। अब हमें क्या कह रहा है कि यहाँ x का क्या निकालिए, मान निकालना है, x का मान निकालना, ठीक। तो हमें क्या करना है, आव्यूह में हम देखते थे, जब आव्यूह पढ़ते थे तो यहीं से तुलना करा देते, लेकिन अब हमें वो काम नहीं कर सकते। हम तुलना करा के दोनों पक्षों की और वैल्यू निकाल लेते थे वेरिएबल की, मतलब चर की, जो चर का मान निकालना होता था हम निकाल लेते। लेकिन आज ऐसा नहीं होना, क्योंकि सारणी के रूल में कहीं भी तुलना करने का नियम नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे, अपने रूल बनाएंगे, द्वितीय कोट के सारणी को हल करते हैं तो 3 का 1 में गुणा 3 होता है, ऋण लगता है इसका x में गुणा x स्क्वायर बराबर, इधर भी हल करेंगे 3 का 1 में गुणा 3 और ऋण 4 का 2 में 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दोनों तरफ है, 3 से 3 कट गया, यहाँ सॉरी एक लाइन और कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस से माइनस कटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आया, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, करड़ी में करड़ी मार तो एक्स बराबर 2 करड़ी में क्या आ गया, हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान क्या आ गया, 2 करड़ी में 2। में हमें अलग अलग क्वेश्चन मिलते रहेंगे, लेकिन नियम जो हमारा है वो सेम रहेगा। अब सारणी में बेटा आगे बढ़ते हैं हम, तो आपके पास बुक होगी एक्सरसाइज 4A, प्रश्नावली 4A, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से, किसी भी बुक से आप पढ़िए, नियम सारे वही हैं। अब इसमें तमाम क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हल करना है। तो आप इसको पूरा हल करिए और मान लीजिए 1 2 क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे एक दिया है प्रश्नावली 4A में, 4A में पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं और इसके बाद आपका होमवर्क यही है कि पूरी प्रश्नावली, पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, जहाँ दिक्कत होती है आप कमेंट करेंगे, उसमें बताया जाएगा। जैसे एक 5वां क्वेश्चन दिया गया है, sec x tan x, हमें मान निकालना है, निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है। 5वां क्वेश्चन दिया है सारणी में sec x tan x और फिर यहाँ tan x sec x, और हमें इस सारणी का क्या करना है, मान निकालना है। मान निकालने का मतलब विस्तार करना है, तो आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका यहाँ गुणा करेंगे sec स्क्वायर x और माइनस tan x का tan स्क्वायर x,
और शायद ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है ना, तो हमारा यही आंसर आ गया। फिर एक अगला क्वेश्चन 6वें का दूसरा दिया गया है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 6वें का दूसरा है, 6वें का दूसरा क्वेश्चन बुक में आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर इधर दिया है x माइनस 1 और इधर दिया है x प्लस 1। ठीक, इसका भी मान निकालना है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, यानी x प्लस 1 बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर माइनस हमारे पास इन दोनों का गुणा कराने पर आता है x स्क्वायर माइनस a। ठीक, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप इसको हल करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये फार्मूला एक्स क्यूब और प्लस 1 और यहाँ बना आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का स्क्वायर और धन 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे और हमें लगता है आपको पहली एक्सरसाइज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक 10वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी आपको हल करना है। दसवां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि 3 1 ऋण 4 3 2 5, यदि 10वां नंबर क्वेश्चन 3 1 ऋण 5 और फिर हमारा दिया है 3 2 5, यहाँ पर ऋण 4 3 और यहाँ 5 दिया गया है। ठीक, 3 2 5 किताब ले ले रहे हैं और आपका इसके बाद 1 ऋण 1 और यहाँ 3 बराबर 49 दिया है हो, तो कह रहा है तो 6 6 2 यानी यहाँ पहली स्तंभ में 3 6 3 दूसरे स्तंभ में ऋण 3 और इसके बाद हमारा लिखा गया है ऋण 16 और 20 12। किताब में आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, इसका मान निकालना, का मान याद करना, का मान। अब आपको ध्यान देना है एक सारी का मान ही दिया, तो कुछ बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, अब क्या करें, इसका थोड़ा सा तरह विस्तार नहीं करना बेटा, देखना है किसका मान निकालना है। क्या उसमें से पहले लिख लेंगे 6 3 ऋण 16 ही कहा और 6 6 20 और यहाँ हमारा 2 ऋण 3 और 12। अभी आगे आपको नियमों में, आप व्यू में हम कभी भी कॉमन लेते थे, यानी कोई अंक उभयनिष्ठ जो करते थे तो वो पूरे से अगर होता था तभी कर सकते थे, लेकिन अब सारणी हमें नया नियम बता रहा है कि सारणी की किसी पंक्ति में से या किसी स्तंभ में से यदि कॉमन कोई चीज मिलती है तो हम उसको अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। क्या समझ में आया कि आव्यूह में तो जब पूरे आव्यूह से कोई एक कॉमन होता था या पूरा होता था तो पूरे में होता था, लेकिन यहाँ हम कोई भी अंक या गुणा करा सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं किसी भी पंक्ति में से, चाहे किसी भी से। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहली पंक्ति कोई ऐसा अंक नहीं जो सब में कॉमन होगा,
ना दूसरी पंक्ति में कोई एक। हमें ध्यान देना है, हम देख रहे हैं कि क्या पहली पंक्ति असली स्तंभ में क्या कोई ऐसा आता है जो सब में से कॉमन हो रहा है, तीनों में से, तो दो हमारा सब में से कॉमन हो रहा है, कि दो को पहले स्तंभ में से दो को कॉमन लेते हैं, तो पहले कर लेंगे। दूसरे स्तंभ में से भी कुछ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो है 3, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर गुणे। तीसरे स्तंभ में से भी कोई चीज कॉमन हो रही है और वो है क्या, 4 है, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 के 12, तो 4 को भी बाहर में जो बच रहा उसको अंदर लिख देंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 3 3 1, और दूसरे स्तंभ में क्या बच जाएगा, 3 बाहर लेने के बाद 1 2 ऋण 1 2 ऋण, और यहाँ हमारा बच जाएगा 4 यानी ऋण 4 5 और 3। ठीक, अब देखिए आपका कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट है, इसका मान दिया है और यही वहां आ गया 6 चौक 24 और 24 पूरे आपका क्या हो जाएगा, इसका पूरा मान यहाँ रख सकते हैं 49, तो 24 का 49 से पूरा करा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 9 36 और 4 चौक 16 3 19, 2 9 18 और 2 चौक 8 1 9, तो 6 9 8 17 और 9 1 10 11 76, हमारा आंसर क्या आ गया, 11 76, यही हमारा आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहली एक्सरसाइज लगाएंगे, और कोई दिक्कत अगर होती है तो आप उसके लिए कमेंट करेंगे और हम आगे क्वेश्चन आपको बताएंगे। कोई दिक्कत बाकी होनी नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। अब आगे हमें अगला पढ़ना है टॉपिक क्या है, साड़ी के गुणधर्म। आप देख लीजिए क्या है, ये बिठा रहा हूं मैं, साड़ी के गुणधर्म। अब गुणधर्म का मतलब कुछ ऐसे नियम जो साड़ी हमको बताता है और हमें उसी को फॉलो करके उस पर चलना है, यानी कि हर चैप्टर या हर टॉपिक अपना एक अलग नियम बताता है। तो साड़ी का क्या क्या गुण है, अब हमें वो चीजें, ये तो सामान्य तरीके से हमको पता चल गया साड़ी क्या है, कैसे विस्तार करना है, लेकिन अब इसका अगला टॉपिक जो है वो है साड़ी के गुणधर्म। अब ये किसका पालन करता है और आपको भी किन किन गुणों का पालन करना है, ये बताया जाएगा। क्या गुणधर्म है, अब आपको अगर हम एक एक गुण अभी पढ़ के किताब से बताएं तो हमें लगता है कि समय ही बर्बाद होगा। समय नहीं बर्बाद करना है, हम आपसे ये कहते हैं कि आप सारा गुणधर्म, और इसमें एक गुणधर्म मैं पढ़ता चला रहा हूँ, यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। समझाता चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि इसको पढ़िएगा। अगर कोई गुणधर्म आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे आपको संतुष्ट करने के लिए। तो किसी साड़ी किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, अगर किसी साड़ी को कह रहा है कि कोई पंक्ति या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, ध्यान देना है कि आपके नियम के अनुसार बता रहे हैं तो साड़ी का पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा दिया है, यदि किसी साड़ी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी किसी साड़ी के अगर स्तंभों को पंक्तियां बना दिया जाए और पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, यानी अवयवों को पलट दिया जाए, स्तंभ पंक्ति हो जाए, पंक्ति स्तंभ हो जाए, तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो पहले मान आता है वही बाद में भी आएगा। ठीक है, आप ऐसे इसी तरह समझते चलिए। फिर दो ही रूल यहाँ तक दिया। अब जैसे
इस पे एग्जाम्पल है, ये सब अभी आपको हम। दूसरा गुणधर्म इसका ध्यान दीजिए, यह साड़ी की किन्हीं दो समांतर आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर लिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको इस पे लिख के बता रहा हूँ कैसे। यदि साड़ी की किन्हीं दो समांतर आसन पंक्तियों का आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, यानी तीसरा नियम है, कह रहा है कि अगर कोई साड़ी है A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3 और कह रहा कि आसन मतलब एक दूसरे से लगी हुई, जो एक दूसरे के आसपास की पंक्तियां या स्तंभ है, अगर उनका आपस में विनिमय कर देना, विनिमय कर देने का मतलब आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, तो कह रहा है कि साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर हम इसमें इसको यहाँ कर दें, देखिएगा ध्यान से, इस B1, B2 और B3 को यहाँ पहले पंक्ति में स्तंभ में उठा लिया है और इसको यहाँ कर लें तो हमारे नियम के अनुसार ये बता रहा है बेटा कि इसका मान तो नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, जो इसका मान आएगा वही इसका भी मान आएगा, लेकिन एक चीज में बदलाव हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी अब तक ये साड़ी पूरा धनात्मक था, इसका मतलब परिवर्तन होने का मतलब है कि निगेटिव साइन लग जाएगा, निगेटिव सिंबल। कहने का मतलब एक जैसे ही इधर उधर होगा तो उसका एक चिन्ह बदलेगा, प्लस था माइनस हो गया। अगर अभी इन दोनों में भी विनिमय कर दिया जाए तो एक माइनस और बाहर आके इसको भी क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो इसी तरह किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ में अगर परिवर्तन किया जाएगा, दो पंक्तियां या दो स्तंभों में आपस में विनिमय किया जाएगा तो हमारा साड़ी का मान तो बराबर रहेगा, वही रहेगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यानी अगर साड़ी धनात्मक है तो अब की बार क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक रहेगी तो धनात्मक। हमें लगता समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपके पास किताब है, आप नियमों को पढ़ेंगे और कोई दिक्कत होती है पूछेंगे। चौथा गुण कह रहा है किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज आपको प्रश्नावली में मिलता रहेगा। कह रहा है किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ, सिंपल तरीके से बता देता हूँ, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बना। चौथा जो गुण है इसका, अगर किसी साड़ी में दो पंक्ति या दो स्तंभ यानी A1, A2, A3 यहाँ है, अगर किसी प्रकार से A1, A2, A3 है यानी दो स्तंभ आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, सारे अवयव बराबर हो गए। अगर ये कंडीशन कभी आती है तो साड़ी का नियम बताता है कि हमें इस पूरे साड़ी को का विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। क्या है चौथा नियम, अगर किसी साड़ी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में क्या हो जाए, सर्वसम माने आपस में बराबर हो जाए तो उस साड़ी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे पांचवा नियम दिया गया है, यदि एक पंक्ति के एक या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। यानी पांचवा नियम बता रहा है, पांचवा गुण आप 12 में है, इतना समझ में आ ही रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्या साड़ी में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी में भी अगर किसी अंक से गुणा करते हैं तो वो गुणा पूरे साड़ी में हो जाता है। सही बात है, क्योंकि अगर 3 का गुणा हम करते हैं पहले स्तंभ में तो यहाँ 3 आएगा और ये 3 का गुणा जब हम इसका विस्तार करेंगे तो
पूरे साड़ी के मान में जाएगा, या नहीं जाता है तो यहाँ से देख लीजिए, जब 3 को बाहर लाएंगे तो A1 A2 यहाँ A3, बाकी B1 B2 और C1 C2 C3 हमारा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा दिखने में तो केवल एक स्तंभ में था, देखिए इस 3 का गुणा जो है पूरे साड़ी के मान में भी होगा। ठीक, ये हमारा 5वां गुण था साड़ी का। तो सारे गुणधर्म देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 6वां गुणधर्म, इसमें गुणधर्म कितने हैं, कुल मिला के 9। ठीक, 9 गुणधर्म है। 6वां है किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो साड़ी को उसी कोट के 2 साड़ियों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। अब योग में अगर है तो उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है योग में। फिर 7वां है किसी साड़ी की किसी मैं समझा रहा हूँ, पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों के संगत अवयवों के सम अर्थ जोड़ा या घटाया दिया जाए तो साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये भी ठीक है, यानी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सम, ये आपको बेटा देखिए, हमें किसी भी मान में यानी जोड़ने पर या घटाने पर कोई परिवर्तन सारणी में नहीं होता, संगत मान। आप किताब में देखेंगे, बाकी सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगी आप बताएं। अभी हम आपको बाकी प्रश्नावली में जो सवाल बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, यही सब है। अब देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया, फिर एक 8वां गुण है, किसी साड़ी की पंक्ति के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। ये सब अभी आपको समझ में आएगा। पहले एक देखिए उदाहरण दिया गया है, दर्शाइए कि, यहाँ दिया गया है नियम पर, ये नियम गुण नंबर आपका 6 है। ये सब ठीक है, ये सब देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। अब आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारा दिया गया है उदाहरण नंबर 5, साड़ी x x x y x y y का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये सब दिया गया है, पहले ही शुरू करते हैं। आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, केवल ध्यान दीजिएगा और आपको मेहनत करनी है। बाकी मैं तैयार हूँ तरीके बताने के लिए जो कुछ भी है। देखिए, साड़ी की x दिया है, x y y, हमें 5वां दिया है एग्जाम्पल, साड़ी की x और x y और यहाँ x y कहा है का मान ज्ञात, क्या कहा है, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने आपको अभी पीछे बताया कि अगर इसका मान ज्ञात करना यानी विस्तार, दोनों चीजें अगर कही जाए तो सेम, और विस्तार करने के लिए हमने कहा था इसको उठाएंगे, गुणा कराएंगे, गुणा कराते जाएंगे, जोड़ते घटाते जाएंगे और ये मैं आपको बताया था। लेकिन अब गुणों को पढ़ने के बाद हमें साड़ी के किसी न किसी गुण से इसका तुलना करना है, और अगर हो सके तो आसान करना है। अगर हो जाता है तो इसको थोड़ा सा आसान क्यों ना कर लिया जाए। तो आप देखिए आसान क्या किया जा सकता है। हमें लगता है कि इस पहले स्तंभ में या इस पहली पंक्ति में एक चीज हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन है, हम पहली पंक्ति में ले रहे हैं तो x को कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ एक बचेगा और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारा x y z, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगला स्टेप जो हमारा है वो ये हो सकता है कि आप
एक का गुणा माइनस करें, जो पहले मैंने विस्तार बताया। लेकिन गुणधर्म बताता है कि साड़ी अगर आसान करनी है तो आप जितनी भी कोशिश करिए कि वो लास्ट स्टेप तक आप कितना आसान उसको बना सकते हैं। अब देखते जाइएगा, धीरे धीरे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। हमें साड़ी में एक चीज और जानना है कि हम साड़ी को हल करते समय ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऑपरेशन करने का मतलब है कि क्या होता है कि इसमें नियम होता है कि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को, यानी एक बार में दो चीजों को हम घटाकर, जोड़कर, गुणा करा के किसी तरह छोटा कर सकते हैं। जैसे हमें ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें एक बार देखिएगा C1 यही है पहली, अगर हम लिखें C1 इज इक्वल टू, यहाँ नई लाइन में करना है, यहाँ अगर हम कर लें C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास एक फायदा हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि C1 बराबर C1 माइनस C2, माने इसी में लिखना है, इसमें से इसको घटा के, यानी 1 में से 1 गया तो 0 आया। और कभी भी एक साथ बढ़ सकता है, यानी एक चीज और कर सकते हैं, C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। ध्यान दीजिएगा इसका क्या फायदा मुझे बता आपको। अब देखना ये है कि 1 माइनस 1 0 हुआ, फिर 1 माइनस 1 यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो पहली पंक्ति में से दूसरी को घटाया गया और पहली में लिखा गया, दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटाया गया और दूसरे में लिखा गया। उसी तरह नीचे भी घटे, इसी x में से y घटा तो x माइनस y हुआ, इस y में से y घटा 0 हुआ। यहाँ आपका यही है, दो ऑपरेशन हम कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन चाहे पंक्ति में करें चाहे स्तंभ में करें, लेकिन दो एक साथ हो सकता है। फिर यहाँ भी x माइनस y हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ y माइनस z हुआ और यहाँ हमारा z हो गया। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है कि पूरा कराते हैं, नहीं। अब हमें एक चीज और कॉमन मिल गया कि x और इस पहले स्तंभ में से x माइनस y भी क्या कॉमन मिल गया। अब अगर कॉमन मिल गया तो आपका यहाँ 0 बचा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ y माइनस z और यहाँ 1y और यहाँ z। अगर हमें जरूरत है तो यहाँ भी घटाया जाए या कुछ करके, अगर छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता तो तब हम इसका यही सिर्फ क्या करेंगे बेटा, विस्तार कर देंगे। विस्तार करने का मतलब यहाँ हमारा x माइनस y हमको मिला है तो x माइनस y को लिख लेंगे और विस्तार क्या होता है, 0 को लिखकर करेंगे तो ये पूरा 0 होगा। लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, 0 उठाएंगे, जो विस्तार में बताया गया था 0 उठाते हैं तो इसका सारा छोड़ देते हैं, 0 का z में गुणा होगा तो 0 और यानी ब्रैकेट में 0 माइनस हमारे पास मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस yz, यानी y स्क्वायर और प्लस yz, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस पहले से था, ये लिख लेंगे। फिर इस 0 का माइनस लिखाते हैं, माइनस 0 जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी बाद में सबको 0 ही होना है, लेकिन आप देख लीजिए। तो फिर इसके पंक्ति के सारे वैल्यू, इसके स्तंभ के सारे वैल्यू छोड़ेंगे, एक y बचेगा, एक z, यानी एक का z में गुणा तो z और y का एक में गुणा तो y, यानी z माइनस y हो गया। फिर प्लस क्या उठाना है, एक को उठाना है, एक उठाएंगे तो ये सारे वैल्यू छोड़े जाएंगे और ये सारे वैल्यू बचेगा, एक गुणे y माइनस z, यानी यहाँ एक गुणे y माइनस z और हमारा एक का शून्य में गुणा होगा तो -0, ये हमारा बने विस्तार। अब आप देखिएगा कि बच जाएगा क्या, x माइनस y, आपको पता होगा 0 से किसी में गुणा तो 0, यहाँ भी 0 से गुणा -0, यहाँ प्लस 1 है तो 1
वाई माइनस जेड बचेगा सिर्फ। तो हमारे पास मिल गया एक्स माइनस वाई माइनस, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरह हमें हर क्वेश्चन को जब तक इजी करना कर सकते हैं हम, तब तक उसको इजी करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही विस्तार करेंगे। ठीक, और जहां जहां जो भी गुण हमारा लगता है उस गुण को लगाएंगे उस स्टेप पे। इसीलिए हमें साड़ी के गुणधर्म में सारे गुणों को बताया गया। आपके सारे गुण फिर एक बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्वेश्चन हल करेंगे, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आपको दूसरी पहली एक्सरसाइज आसान है, उसको पूरा लगाना है, और दूसरी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल को देखते हुए और दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करना है। मैं अगले टॉपिक में कुछ क्वेश्चन इसमें बता दूंगा आपको, लेकिन उसके अलावा आपको हल करना है। जहां भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आपका उसमें निवारण करेंगे। ठीक, मेहनत करिए, खूब पढ़िए। अगले टॉपिक में मैं 4th बी से कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब में उठा के बता दूंगा। बाकी आप सॉल्व करिए, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए। अब अगला टॉपिक में फिर मिलते हैं। ठीक, नमस्कार।